सेल वॉल जो होती है ना वो अपने अंदर से सब्सटेंस को अलाउ करती हैं। परमेबिलिटी मतलब अपने अंदर चीज़ों को अलाउ करना, परमेएबल मतलब अलाउ करना, ठीक है। तो फिर सेल वॉल जो है ना वो अगर कोई सेल है, हमने उसे सोल्यूशन में रखा है, तो उसकी जो सेल वॉल होगी ना उस सोल्यूशन में अलाउ करेगी कि सब्सटेंस उसके अंदर आ सकते हैं और जा भी सकते हैं उसके बाहर बिना किसी रुकावट के। वही लिखा है, सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेएबल अलाउइंग सब्सटेंस इन सोल्यूशन टू एंटर and leave the cell without hindrance. Hindrance मतलब बाधा. The plant cell shown in figure 2.6 also shows the portion of a cell wall of 6 surrounding cells. जो plant cell पीछे आपको figure 2.6 में भी दिखा रखी है वो भी cell wall का ऐसा portion दिखाती है, ठीक है। A thin middle layer, यहाँ पे लिखा है a thin middle layer shown as a thick gray line holds two adjacent cells together, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो थिन मिडल लेयर दे रखी है ना बीच में, शोन एज अ थिक ग्रे लाइन होल्ड्स टू एडजेसेंट सेल टुगेदर। ठीक है, मैं आपको पीछे डायग्राम में समझा देती हूँ। ये आप प्लांट सेल देख रहे हो, ये जो है ना इसको बोला गया है थिन मिडल लेयर, ठीक है। ये थिन मिडल लेयर क्या काम करती है, ये दो सेल्स को होल्ड करने का काम करते हैं। मैं अभी तो ये आपको एक सेल दिखा रखी है, अगर मैं इस डायग्राम को पूरा बना दूँ तो इस तरह से आएगा, फिर ये ऐसे करके जाएगा ऐसे, जैसे फिर ये ऐसे दूसरी सेल का पार्ट बनेगा, फिर यहाँ से एक थिन मिडल लेयर आएगी। तो ये थिन मिडल लेयर क्या करेगी, हर एक मतलब कि इसके बराबर वाली सेल को जोड़ने में मदद करेगी। आप इमेजिन कर पा रहे होगे, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर देती है प्लांट में। आगे लिखा है कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल्स ऑफ द डेड सेल्स। कॉटन, जूट और कोकोनट फाइबर्स जो है ना वो सेल वॉल्स हैं डेड सेल्स की, ठीक है। साइटोप्लाज्म अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। इसमें लिखा है साइटोप्लाज्म जो है ना वो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, और ये जो है ना अपने सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करती है, सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है ना वो साइटोप्लाज्म ही है। आप नीचे डायग्राम में देख लो, इसे प्लांट सेल ले लो, यहाँ पे देखो तो न्यूक्लियस फिर भी छोटा पोर्शन कवर कर रहा है। गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका अपना एक छोटा सा स्पेस है, बस वहीं पे ही हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि पूरे में बहुत लंबा एरिया कवर कर रहे हो, नहीं। देखो सबसे लंबा एरिया ना कर रहा है वो साइटोप्लाज्म है। देखो डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे पूरे में डॉटेड हो रहा है। ये देखो डॉटेड सबसे ज़्यादा एरिया जो पूरे सेल में कवर कर रहा है वो साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। आगे लिखा है अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट वाटरी। अगर हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना तो या तो हमें कलरलेस दिखेगा, मतलब इसका या तो ये बेरंग होगा, पार्टली ट्रांसपेरेंट या तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, या फिर वाटरी पानी की तरह दिखेगा। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है ना वो हमेशा कोई मूवमेंट कर रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एकदम रेस्ट पे होता है, एकदम रुका हुआ होता है, नहीं, उसका वो कोई मूवमेंट कर रहा होगा अगर लिविंग साइटोप्लाज्म होगा तो, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सेल ऑर्गनलीज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गनलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। पहली सेल ऑर्गनली हमें दे रखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो फाइन इन स्ट्रक्चर दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज रिवील्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है ना इसका कि आप इसे आसानी से देख ही नहीं सकते। आपको इसे देखने के लिए ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद है, 2 लाख टाइम्स ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। मतलब अगर आपको साइटोप्लाज्म देखना है ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखना पड़ेगा, तब ये 2 लाख गुना उसको मैग्नीफाई करेगा, तब जाके आप देख पाओगे, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द साइटोप्लाज्म इन अ सेल। ये एक इरेगुलर नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन का। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसका एक बहुत इरेगुलर नेटवर्क होता है पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद सेल मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा और अंदर की तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। इट अपीयर्स रफ
व्हेन स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। और ये रफ तब दिखता है ना जब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना राइबोसोम्स के, जब इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाएंगे तब ये रफ दिखेगा। और जब ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं ये नहीं इससे अटैच होंगे तब ये स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो फिर मैं अब आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखा रखा है फिगर में, ये रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए बाहर की तरफ से, तो देखिए ये रहा इसका बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ से तो मतलब सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और अंदर की तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, यही बोला गया है वहाँ पे। और वहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जब स्मॉल राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स होंगे, ये देख पा रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कैसे छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे फाइन राइबोसोम्स ऐसे कि वो अटैच हैं। ये वाला पार्ट इसको देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स के ग्रैन्यूल्स अटैच हैं, तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसको एक रफ अपीयरेंस दे रहा है। अब ये वाला देखिए स्मूथ वाला, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम का ग्रैन्यूल ही नहीं है, इस वजह से हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है सहायक ढांचा, तो फिर ये एक ना सेल का ना सहायक ढांचा की तरह से भी एक्ट करता है। उसके साथ साथ ऑल्सो सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। ये एक ऐसा पाथवे भी सर्व करता है जिससे कि ये जो है ना मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे। राइबोसोम्स को हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स और न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स either scattered freely in the cytoplasm or attached to the membranes of the endoplasmic reticulum। राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स से बने होते हैं, या तो वो फ्रीली स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, पीछे डायग्राम में भी देखा है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फैक्ट्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, इसलिए हम इन्हें फैक्ट्रीज भी कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री। ठीक है, आगे हम पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ते हैं। ये हमें एक टेबल दे रखी है जनरली, यहाँ पे हमें लिविंग पार्ट दे रखा है सेल मेम्ब्रेन, फिर नॉन लिविंग पार्ट दे रखा है सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल। यहाँ हमें वो दे रखा है कि लिविंग पार्ट क्या होगा, मतलब कि सेल्स के पार्ट क्या क्या हैं। अब सेल के पार्ट में लिविंग कौन से हैं और नॉन लिविंग पार्ट कौन से हैं। अब सेल्स के पार्ट में जो लिविंग पार्ट है इसमें सेल मेम्ब्रेन दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, साइटो, ये तो हमारा सेल का पार्ट हो गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिविंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स ओनली ऑफ इन एनिमल सेल्स, प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, ये लिविंग हो गया। नॉन लिविंग क्या होगा, हमारा ग्रैन्यूल्स होगा, वैक्यूल्स होगा, फैट ड्रॉपलेट्स होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर लिविंग कौन सा, नॉन लिविंग कौन सा है। न्यूक्लियस के अंदर लिविंग है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोय, क्रोमेटिन फाइबर, और न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर। ठीक है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल एनर्जी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में इसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल और रॉड शेप्ड बॉडीज़ होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, these are minute double walled bags with their inner walls produced into the finger like processes projecting inwards। तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये हमारी बहुत छोटी डबल वॉल्ड बैग्स होते हैं। ठीक है, डबल वॉल्ड बैग्स होते हैं और अंदर की तरफ से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करने लग जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टीन कहते हैं। मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, ये एक डबल वॉल्ड बैग होता है। ठीक है, और अंदर की तरफ से आप देख पा रहे हो ऐसे ऐसे करके इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टीन कहते हैं। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर्स टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेल्स का रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज कर सकें, ठीक है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी रिच कंपाउंड ATP एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल। ये जो एनर्जी होती है ना, ये एक फॉर्म में स्टोर की जाती है एक कंपाउंड में। इस कंपाउंड का नाम होता है ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एनर्जी बनती है उसे ATP की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो भी एनर्जी बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल रेस्पिरेशन के थ्रू वो ATP की फॉर्म में स्टोर होएगी, ठीक है। और फिर यही एनर्जी यानी कि यही ATP यूज़ होगा बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। एंड इन टर्न ऑफ द बॉडी, और फिर जब सेल्स में हमारी एनर्जी यूज़ होगी तो फिर जब सेल्स में यूज़ होगी तो फिर सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में भी एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। बिकॉज दे स्टोर ATP माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करते हैं इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन DNA विच कैन रेप्लिकेट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, खुद के DNA की वजह से ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। अभी रेप्लिकेट का आप मतलब समझिए कि मतलब अपनी तरह ही सेम मतलब डुप्लीकेट रेप्लिकॉन, ठीक है, कॉपी कार्बन कॉपी बना सकता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं गोल्गी apparatus द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। इसे हम डिलीवरी सिस्टम कहते हैं सेल के। गोल्गी apparatus अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। गोल्गी apparatus जो होता है ना वो एक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अकर करता है। फिलामेंट्स और रॉड्स विच आर सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो फिर हमारा जो गोल्गी apparatus होता है ना वो हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है? फिलामेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर रॉड्स की फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इसे ना जनरली माना जाता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहीं से बना है गोल्गी apparatus। तो फिर दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये जो होते हैं ना हमारे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं अलग अलग शेप के, और ये जनरली लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल ग्रुप ऑफ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विद मेम्ब्रेनियस वॉल्स कॉल्ड क्रिस्टीन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे ग्रुप से बना होता है। हॉलो ट्यूबुलर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ट्यूबुल का शेप होता है ऐसे करके, सिलिंड्रिकल टाइप। हॉलो मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी है ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है एकदम। गोली कॉम्प्लेक्स का एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे होते हैं ग्रुप्स में, जिनके पास मेम्ब्रेनियस वॉल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टर्निंग। एंड इज एसोसिएटेड विद सम मिनट वेसिकल्स, और ये कुछ मिनट वेसिकल्स के साथ भी पाए जाते हैं और कुछ वैक्यूल्स के साथ भी, ठीक है। गोल्गी complexes in plants are more specifically known as dictyosomes। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस जो प्लांट्स में होते हैं ना उन्हें ज़्यादा स्पेसिफिकली हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दे यूजुअली कंटेन्स स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ क्रिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। और ये जनरली ना स्मॉलर और ज़्यादा स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ क्रिस्टर्ने और वेसिकल्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। Both Golgi complex and dictyosomes are concerned with their secretion of cell including enzymes। और जो दोनों होते हैं ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिक्टायोसोम्स, ये दोनों ही कंसर्न होते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिक्टायोसोम्स, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स के सिक्रीशन के रिस्पॉन्सिबल के लिए। सेल के अंदर से जो एंजाइम और हार्मोन्स बाहर निकलते हैं ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिक्टायोसोम्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड देयर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट साइट्स विद इन द सेल्स, और उनकी पैकेजिंग के लिए और जो मतलब कोई भी सब्सटेंस या कुछ भी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अलग अलग सेल्स के पार्ट में, ठीक है। लाइजोसोम्स द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स। लाइजोसोम्स जिन्हें हम इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स कहते हैं। लाइजोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स कंटेनिंग स्मॉल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं ना हमारे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, ये अलग अलग शेप के होते हैं ये, और अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। द एंजाइम डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। ये एंजाइम ना किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को
डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर सकता है या फिर उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है। डाइजेस्ट मतलब आप समझते हो ना, डाइजेस्ट मतलब पचाना, ठीक है। तो फिर ये किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय या डाइजेस्ट कर सकता है। दे डाइजेस्ट द स्टोर फूड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस व्हेन फूड इज़ अनअवेलेबल टू द सेल। वो जनरली जो स्टोर फूड होता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर ही सिर्फ, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है सिर्फ तभी फूड डाइजेस्ट करेंगे। व्हेन फूड इज़ अनअवेलेबल टू द सेल, वो भी जब जब खाना सेल को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ तभी ये स्टोर्ड फूड जो पहले से इसने फूड स्टोर कर रखा है, तब उस स्टोर्ड फूड को ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। वो उनके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। मैनी डैमेज सेल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड और डिज़ोल्व बाय देयर ओन लाइसोसोम्स। बहुत सारे जो डैमेज सेल होती है ना, वो लगातार डिस्ट्रॉय हो रही होती है या फिर डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, घुल जाती हैं बाय देयर ओन लाइसोसोम्स, खुद के लाइसोसोम से ही। हैंस दीज आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। बहुत सारी जो डैमेज सेल्स होती हैं या फिर जो लगातार ख़त्म हो रहे हैं या फिर खुद डिज़ोल्व हो रही हैं अपने खुद ही के लाइसोसोम्स के द्वारा, तो उन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कह देते हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। अ सेंट्रोसोम इज़ फाउंड ओनली इन एन एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ड्यूरिंग सेल डिविजन बोथ मियोसिस, एक मिनट, सेंट्रोसोम जो है ना, वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में आपको नहीं पाया जाएगा। ड्यूरिंग सेल डिविजन बोथ इन मियोसिस एंड माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स डेवलप फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स। अब मुझे नहीं पता आपने स्पिंडल फाइबर देख रखे हैं या नहीं, बट जब भी कोई सेल डिवाइड करती है ना, ये सेल है, सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ऐसे करके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। इतना आप समझ के रखिए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, ठीक है। अब जब भी सेल डिवीजन होता है ना सेल के अंदर, तो फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो होती हैं क्रोमोसोम्स, ये हमारे अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रोसोम। और ये कहाँ से अराइज होते हैं? सेंट्रोसोम। यहाँ पे एक सेंट्रोसोम्स होता है जिससे ये स्पिंडल फाइबर ये इससे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है पोल की तरफ, और ये किसका काम क्या होता है? ये ना क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिड फाइबर को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोथ इन मियोसिस या माइटोसिस स्पिंडल फाइबर डेवलप फ्रॉम द सेंट्रोसोम। इन सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल विच आर शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंटस। सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, वो 2 सेंट्रियोल कंसिस्ट करते हैं जो कि एक शॉर्ट बंडल्स होते हैं माइक्रोफिलामेंटस के, अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैं दिखा देती हूँ, ये ऐसे करके होते हैं, देखिए। सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो 2 सेंट्रियोल्स कंसिस्ट करते हैं। ये तो पहला सेंट्रियोल हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया, ठीक है, जो कि एक शॉर्ट बंडल होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं माइक्रोफिलामेंटस के। मैंने बस ये दिखाया है, बहुत सारे होते हैं ये राइट एंगल पे। राइट एंगल आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री पे कोई चीज़ हो, ये देखो 90 डिग्री, तो फिर इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल्स पे अरेंज होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे ऑलवेज अपीयर इन दिस शेप। तो फिर ये हमेशा इस वजह से इस शेप में दिखते हैं आपको। ये शेप दे रखा है ऐसे, ठीक है। ये शेप आपको बहुत शॉर्ट में दे दिया है, बट अगर आप आगे डिटेल स्टडी करोगे तो फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इन द माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ द सेल, और माइक्रोस्कोप में ऐसा व्यू दिखता है इनका, 90 डिग्री पे होते हैं, शॉर्ट 2 सेंट्रियोल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, शॉर्ट इनके मतलब शॉर्ट बंडल्स वाले होते हैं, 90 डिग्री पे अटैच होते हैं, ठीक है। देयर आर नो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल। देखिए, कोई सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशल ऑर्गनलीज इन डिफरेंट शेप्स
ओवल्स, स्फेरिकल एंड डिस्क शेप। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और ये एक स्पेशल ऑर्गनली होते हैं। ऑर्गनली पता है ना, जो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है उन्हें सेल ऑर्गनली, शॉर्ट में ऑर्गनली। ठीक है, ये एक स्पेशल ऑर्गनली होती है जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। ओवल, स्फेरिकल या डिस्क शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये शेप बता रखी है कि इन शेप्स के ये हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल या डिस्क शेप्ड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उनके कलर पर। और प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड एज ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्फोसाइट्स एंड क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, अब ये उनके कलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कलर देते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लास्टिड्स हैं ना, वो क्लासीफाई कर रखे हैं 3 कैटेगरीज में। तो ल्यूकोसाइट्स, थ्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो पहला हम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको यानी कि वाइट। ठीक है, ल्यूको यानी कि वाइट, और प्लास्टिड्स, तो उसका प्लास्टिड्स का प्लास्ट शॉर्ट में ले लिया है और ल्यूकोप्लास्ट बना दिया है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और थ्रोमोप्लास्ट, ये हमारे प्लास्टिड्स के फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा कलरलेस प्लास्टिड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका कोई कलर? क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट क्या काम करता है? पिगमेंट जो है ना, जनरली किसी भी चीज़ को कलर देने का काम करता है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से हमारा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। दे स्टोर स्टार्च, सेल्स ऑफ अ पोटैटो हैव लॉस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन देम। ये जनरली स्टार्च को स्टोर करता है। सेल्स ऑफ अ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम। अब आपने सुना होगा या फिर मुझे नहीं पता, पर जो होते हैं ना पोटैटो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च। जब आप जनरली आपने घर में देखा होगा कि जब आप पोटैटो को काटते होगे और या फिर उसे पानी में धोते होगे तो उसका वाइट कलर का बहुत ज़्यादा जो छूटता है ना, उसे ही स्टार्च कहते हैं। वो कलरलेस होता है, आपने देखा होगा, वाइट कलर का होता है, कोई कलर नहीं होता उसका। जब भी आप पोटैटो को धोगे ना तो वाइट कलर का पानी छूटेगा, उसी को ही हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है। सेल्स ऑफ अ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम। जो पोटैटोस की सेल होती है उनके पास बहुत सारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो यानी कि कलर। बायोलॉजी में क्रोमा सब्सटेंस या क्रोमा वर्ड हमारा कलर के लिए यूज़ होता है, कलर। दीज आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड। यहाँ पे बहुत सारे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कितने कितने कलर्स के होते हैं? येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में हमारे बहुत सारे कलर के प्लास्टिड होते हैं, एक येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, they are mostly present in petal of flowers and in fruits, and the coloring substance pigments associated with them are xanthophyllus yellow and keratin orange, red। तो फिर देखिए, ये जो होता है ना हमारा, ज़्यादातर ये हमारा पेटल ऑफ द फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है। फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो बहुत कलर्ड होती हैं उन्हें हम पेटल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। एंड इन फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। और कलरिंग सब्सटेंस मैंने आपको बताया ना ऊपर, पिगमेंट यानी कि जो भी कलर प्रोड्यूस करे उसे पिगमेंट कहेंगे। तो कलरिंग सब्सटेंस के भी अंदर पाया जाता है। एसोसिएटेड विद देम आर ज़ैंथोफिल। ये जो पेटल ऑफ फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं और कलरिंग सब्सटेंस है, ये एसोसिएट होके अपने आपस में एसोसिएट होके एक ज़ैंथोफिल बनाते हैं। ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। ऑटम जो लीव्स होती हैं उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, आगे लिखा है सम कलरिंग पिगमेंट्स सच एज एंथोसियानिन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड्स। जबकि कुछ कलरिंग पिगमेंट्स जैसे कि एंथोसियानिन्स, वो तो प्लास्टिड्स के साथ एसोसिएट ही नहीं होते हैं। इंस्टेड दे रिमेन डिसॉल्व इन द सेल सैप ऑफ वैक्यूल्स एंड गिव रेड। उसके बजाय ये ना, उसको ना, अब देखिए, ये जो कलरिंग पिगमेंट जैसे एंथोसियानिन्स हैं, ये तो प्लास्टिड के साथ एसोसिएट ही नहीं करते, उसके साथ आते ही नहीं हैं। उसके बजाय ये जो है ना, दे रिमेन डिज़ोल्व इन द सेल सैप ऑफ वैक्यूल्स। ये जो सेल सैप होती है ना वैक्यूल्स की, इनके अंदर डिज़ोल्व रहते हैं ये, और डिज़ोल्व होके ना गिव रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ये रेड, पर्पल और ब्लू कलर्स देता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, स्पेशली सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ये हमारी ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं, ठीक है। तो फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होती है। प्लास्टिड्स क्या होती हैं? प्लास्टिड्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। ये जनरली प्लांट में पाई जाती हैं, ठीक है। दे हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और इनके पास ना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट यानी मैंने आपको बता दें कलर से रिलेटेड है, ठीक है, जो कलर प्रोड्यूस करे। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट और अबंडेंट इन पार्ट्स एक्सपोज टू लाइट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा है उन पार्ट्स में जहाँ पे लाइट एक्सपोज होती है। उन पार्ट्स में आपको क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा मिल जाएगा प्लांट के जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है, मतलब उस पार्ट्स में लाइट सबसे ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ये पत्ती देख ली, मतलब कि ये देखो, ये आप लीफ देखिए। अब ये देखिए, ये लीफ का ना सरफेस पार्ट है, ये एक प्लांट है, ये और भी लीव्स लगी हुई हैं। ये लीफ का जो सरफेस पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो सरफेस पार्ट जितना भी है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस पार्ट है ना इस पे सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी। सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। और जो इसका अब जो लीफ का नीचे का पार्ट है ना, जो इसका बेसल पार्ट है नीचे की तरफ, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कम होगा उसके मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे इतनी सन की रोशनी नहीं जा पाएगी, जिस वजह से वहाँ पे इतना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए, ठीक है। तो फिर ये एग्जांपल इसका हो गया। एग्जांपल लीव्स, इसने भी ये दे रखा है। दे ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट्स सच एज ऑरेंज एंड येलो। इनके पास और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज और येलो कलर के। बट दीज पिगमेंट्स आर मस्ट बाय लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्लोरोफिल। पर ये भी पिगमेंट्स जो है ना इनके पास भी ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरोफिल ही होता है, ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू ट्रैप सोलर एनर्जी एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इनका फंक्शन यही होता है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टार्च एंड शुगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिससे कि ये स्टार्च और शुगर बना सके फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड। क्लोरोप्लास्ट के पास एक डीएनए होता है और कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सम पीपल डिस्क्राइब क्लोरोप्लास्ट एज द किचन ऑफ द सेल। कुछ लोग क्लोरोप्लास्ट को ना किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों किचन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस जनरली एक मैकेनिज्म होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। इसका खाना क्या होगा? स्टार्च और शुगर, ठीक है। इट इज़ रॉन्ग एनालॉगी। पर ये एक गलत एनालॉगी है, क्योंकि इन किचन वी कुक फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। क्योंकि किचन में तो हम वो फूड कुक करते हैं ना, वो आइटम्स को कुक करते हैं जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, टू मेक देम सुटेबल फॉर ईटिंग, वेयर एज क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस द फूड इन अ प्लांट। अब ये देखिए, अब देखिए इसको ना एक गलत एनालॉगी कहा गया है। क्यों गलत एनालॉगी कहा गया है? क्योंकि देखिए किचन में हम वो फूड कुक करते हैं जो कि फूड आइटम्स हमारे प्लांट ने बनाए होते हैं, ठीक है। वो खाना बनाते हैं सिंपली जो कि फूड आइटम हमें प्लांट से ही मिले हैं, बस हम उन्हें थोड़ा ऐसे कुक कर लेते हैं जिससे हम सुटेबली आराम से उन्हें खा सकें। लेकिन वेरएज क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस द फूड इन अ प्लांट। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो खाना खुद ही प्लांट अपने अंदर बनाता है। उसे हम तो देखो, हम तो फूड आइटम्स फिर भी प्लांट से ले रहे हैं और घर में लाके उसे कुक कर रहे हैं कि बस इतना कुक करना है कि हम आराम से खा सकें, लेकिन वो तो कहीं से कुछ ले ही नहीं रहा है, वो तो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट खुद ही खाना बना रहा है। इस वजह से गलत एनालॉग कहा गया है, ठीक है। ग्रीन टर्न्स इनटू द रेड, यहाँ पे लिखा है रॉ टमाटोज एंड अनराइप चिलीज आर ग्रीन। देखो जो रॉ टमाटोज होते हैं ना, रॉ टमाटो जो होता है ना कच्चे टमाटर, और अनराइप चिलीज़ यानी कि जो अभी पकी नहीं है, जो मिर्च पकी नहीं हो, वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों? रॉ टमाटोज़ और अनराइप चिलीज़ दोनों ग्रीन कलर की होती हैं ड्यू टू द क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर अभी भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग राइपनिंग द क्लोरोफिल डीजेनरेट्स एंड द मास्ट रेड कैरोटीन टेक्स ओवर। जब एक फल या फिर सब्जी पक रहा होता है तो जो क्लोरोफिल होता है ना वो डीजनरेट हो रहा होता है, मतलब ख़त्म हो रहा होता है, और जो मास्क्ड रेड कैरोटीन होता है ना वो उसके ऊपर रेड कैरोटीन, मतलब रेड कलर का जो कैरोटीन है उसका कलर आने लगता है, ठीक है। इस वजह से नॉन लिविंग सब्सटेंस और सेल इनकल्शंस। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग सब्सटेंस और सेल इनकल्शंस के बारे में। पहला है ग्रैन्यूल्स। दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड सच पार्टिकल्स आर बिलीव टू कंटेन फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट्स।
देखिए ये जो होता है ना ग्रैन्यूल्स, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इनको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सारा फूड मटेरियल कंसिस्ट करते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट्स। ठीक है। दूसरा हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा जो है, दीज आर सर्टेन क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म, ये हमारे कुछ क्लियर स्पेसेस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। ये हमारे कुछ मतलब कि जगहें होती हैं, खाली जगहें होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उन्हें वैक्यूल कहते हैं। दीज आर फिल्ड विद वाटर एंड वेरियस सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन, ये हमारी ना पानी से भरी होती हैं और बहुत सारे जो सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन के सब्सटेंसेस से। ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो जनरली बहुत बड़े होते हैं, एंड मतलब बहुत बड़े नहीं, थोड़े बड़े होते हैं। एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सैप, और जो लिक्विड वो वैक्यूल्स जो कंटेन करते हैं उन्हें हम सेल सैप कहते हैं। एंड एनिमल सेल डजंट हैव सच प्रोमिनेंट वैक्यूल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उनके पास ऐसे प्रोमिनेंट वैक्यूल्स तो नहीं होते हैं। ठीक है। तो फिर एनिमल सेल्स जो है उनके पास ऐसे प्रोमिनेंट वैक्यूल्स तो नहीं होते हैं। ठीक है। एंड देयर वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज़, मतलब उनके वैक्यूल्स छोटे भी साइज़ में होते हैं, और ऐसे मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं उन्हें प्रोमिनेंट कहते हैं, ऐसे ज़रूरी वैक्यूल्स तो नहीं होते उनके पास। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स का। ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, ये बहुत सारे ये रेगुलेट भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर, मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं ये इन सबको मेंटेन करके चलता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सेल डिवीजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी परफॉर्म करता है सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम जो होते हैं डिवाइड हो रहे होते हैं, अलग अलग सेल पे वो प्लेट पे जा रहे होते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स फैक्टर्स जीन्स विच डिटरमाइन हेरिडिटी, और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना ये फैक्टर्स भी कंटेन करते हैं जिन्हें जीन्स भी कहते हैं, जो कि हमारे हेरिडिटी डिटरमाइन करते हैं। ये देखिए ये हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है ना डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस पर हमारे वो प्रेजेंट होते हैं जीन्स, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ऐसे, इन्हें हम जीन्स कहेंगे। ठीक है। जो हमारी हेरिडिटी डिटरमाइन करते हैं, मतलब हम कैसे दिखेंगे, क्या फीचर्स आएंगे हमारे अंदर, वो सब चीज़ें ये जीन फैक्टर डिटरमाइन करें।